अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आबनाए हुर्मज़ और इसके अतराफ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है और ऐसे में अमरीका की जानिब से इन झड़पों के बावजूद जंग बंदी को बरकरार रखने की बात करना एक तरह से मस्बत इशारा है कि दोनों ममालिक मामूली सतह पर एक दूसरे के खिलाफ ताकत का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जंग बंदी अब भी बरकरार है। और इसी तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप का गुफ्तगू करते हुए कहना है कि ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ईरान से अमन मुआहिदा एक हफ्ते में हो सकता है, लेकिन अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर फिर से हमलों का आगाज कर दिया जाएगा। अब ट्रंप के इस बयान को अगर वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि अमरीका एक तरफ ताकत के इस्तेमाल का दबाव बरकरार रखना चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब सफारती दरवाजे भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना चाहता। यही दोहरी हिकमत अमली अमरीकी खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा रही है, जिसमें धमकी और मुज़ाकरात को एक साथ चलाया जाता है। ईरान के साथ मौजूदा सूरत हाल में भी यही पैटर्न नजर आता है कि वाशिंगटन एक जानिब सख्त मौक़िफ़ रखता है, जबकि दूसरी जानिब जल्द मुआहदे की उम्मीद भी जाहिर कर रहा है। ये बयानिया इस बात की तरफ इशारा देता है कि खित्ते में कोई बड़ी जंग फिलहाल अमरीकी तरजीह नहीं, बल्कि महदूद दबाव के जरिए सियासी हल तलाश किया जा रहा है। इसी तनाजुर में ये तासुर भी उभर रहा है कि पाकिस्तान की बतौर सालिसी सफारती कोशिशों के नतीजे में दोनों फरीकैन किसी ऐसे अबूरी हल की तरफ बढ़ सकते हैं जो मुस्तकिल अमन की बुनियाद बन सके। पाकिस्तान ने माजी में भी खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए गैर मामूली सफारतकारी का किरदार अदा किया है और मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान को एक ऐसे पुल के तौर पर देखा जा रहा है जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद की कमी को कम कर सकता है और किसी ऐसे मुआहदे की तश्कील में मददगार साबित हो सकता है। जो अब इसी हवाले से बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट इस अहम पेशरफ्त की निशानदही करती है। जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान एक कलील मुद्दती जंग बंदी मुआहदे पर गौर किया जा रहा है, जिसका मकसद फौरी तसादुम को रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इब्तदाई फ्रेमवर्क पर काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान कई बुनियादी और मुतनाज़ मामलात अभी हल तलब हैं। यह मुआहिदा किसी जामे अमन डील की बजाय एक अबूरी याददाश्त मफाहमत की शक्ल इख्तियार करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक ये मनसूबा इस बात का इजहार है कि दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तलाफात गहरे हैं और मुकम्मल एतमाद की कमी मौजूद है। तहम इस फ्रेमवर्क का सबसे अहम पहलू ये है कि इसके जरिए आबने हुर्मज़ जैसे हसास खत्ते को दोबारा खोलने की राह हमवार की जा सकती है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम है। रॉयटर्स के मुताबिक मुजवज़ा मनसूबे को 3 मराहिल में तकसीम किया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में रस्मी तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा, दूसरे मरहले में आबने हुर्मज़ के बहरान का हल तलाश किया जाएगा और तीसरे मरहले में एक जामे अमन मुआहदे की तरफ पेशरफ्त होगी। अब इस रिपोर्ट का तफसीली तज्जिया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि यह हिकमत अमली डी एस्केलेशन मैनेजमेंट यानी कशीदगी को मरहलावार कम करने की कोशिश मालूम होती है। यह हकीकत है कि अमरीका और ईरान दोनों ही बराह रास्त जंग पर मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मईशत को भी मुतासर करेंगे। ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मज़ की बंदिश आलमी तेल की सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकती है। यही वजह कि कलील मुद्दती मुआहिदा एक अमली लेकिन वक्ती हल के तौर पर सामने आ रहा है। ताहम बाज़ आलमी मुबस्सरीन के नज़दीक इस मनसूबे की कमज़ोरी ये है कि बुनियादी तनाज़ात को हल नहीं करता बल्कि सिर्फ उन्हें वक्ती तौर पर मौखर करता है, क्योंकि ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद का बहरान, जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख जैसे मामलात अब भी खुले हुए हैं। इसीलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये फ्रेमवर्क देरपा अमन की ज़मानत दे सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जिससे मुस्तकिल मुज़ाकरात की राह निकले। इसी पस मंज़र में ये हकीकत भी अहम है कि अमरीका को इस वक्त जंगी महार से निकलने की हिकमत अमली दरकार है, क्योंकि मुसलसल तनाज़ात और अस्करी मसरूफियात ने अमरीकी पॉलिसी साज़ों पर दबाव बढ़ा दिया है। यही वजह है कि वाशिंगटन अब ऐसे इलाकाई किरदारों को अहमियत दे रहा है जो सालिसी का किरदार अदा कर सके। इसी तनाजुर में पाकिस्तान को एक अहम और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अमरीकी कांग्रेस में हवाले से एक अहम करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। वाशिंगटन में पेश की गई इस करारदाद में पाकिस्तान को ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया है। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सफारती राब्ते बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया बल्कि जंग बंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी मदद फराहम की है, जबकि पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी की और तामीरी मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए। इस अमल के दौरान पाकिस्तान को दाखिली सतह पर भी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अमल को जारी रखा ताकि जंग के खात्मे की राह निकाली जा सके। अब इस करारदाद का तज्जिया तो ये बात सामने आती है कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हवाले से मंजूर होने वाली ये करारदाद महज एक रस्मी दस्तावेज़ नहीं बल्कि खित्ते की बदलती हुई जियोपॉलिटिकल हकीकतों का वाज़ेह एतराफ़ है। इस करारदाद में पाकिस्तान को ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम करना दरअसल इस बात की अलामत है कि आलमी ताकतें अब रिवायती अस्करी हल की बजाय सफारती पुल की तलाश में हैं। ये पेशरफ्त इस हकीकत को भी ज़ाहिर करती है
کہ پیچیدہ علاقائی تنازعات میں پاکستان جیسے ممالک کا کردار اب پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، خصوصاً اس وقت جب بڑی طاقتیں براہ راست تصادم کے خطرات سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ قرارداد یہ بھی واضح کرتی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف فریقین کے درمیان سفارتی رابطوں کو فعال رکھا بلکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں بھی عملی کردار ادا کیا۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ ایران اور امریکہ جیسے سخت مخالف فریقین کے درمیان اعتماد کی شدید کمی موجود ہے، اور ایسے میں کسی غیر جانبدار ثالث کا کردار فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے سفارتی وفود کی میزبانی اور تعمیری مذاکرات کے لیے خصوصی انتظامات کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسلام آباد نے اس بحران کو صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی امن کے تناظر میں دیکھا ہے۔ اگر اس قرارداد کا مجموعی تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ اب خطے میں براہ راست عسکری مداخلت کی بجائے بالواسطہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہا ہے، اور پاکستان کو ایک ثالث کے طور پر تسلیم کرنا دراصل امریکہ کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس میں وہ ایسے علاقائی شراکت داروں کو آگے لا رہا ہے جو اعتماد کے خلا کو پر۔ یہ امر پاکستان کے لیے نہ صرف سفارتی کامیابی ہے بلکہ اس کے بین الاقوامی کردار میں ایک نئی وسعت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اس معاملے پر مزید بات کریں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ انصر ثاقب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم انصر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس وقت ایران یو ایس کانفلکٹ کے ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں پہ دیر از نو وار، دیر از نو پیس، لیکن اچھی بات یہ ہے، خوشگوار بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ڈومین کے اندر کوئی ایسی انیشیٹو نہیں لیا گیا دونوں طرف سے، کوئی اسکیلیشن دونوں طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ڈی اسکیلیٹ کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے ان پرٹیکولر، جس پہ وہ ایران سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی کوئی نہ کوئی مثبت رد عمل دے گا، یہ خوشائند عمل ہے، اس کو شوڈ وی ٹیک اٹ پازیٹیو؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، بہت اچھی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ آئی تھنک انہوں نے اپنے پوکر کھیلتے کھیلتے جتنے کارڈ شو کرنے تھے وہ اب کر دیے، اور ایران نے بھی حالانکہ چیس انوینٹ کیا ہے، وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اب ایک سٹیل میٹ سچویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ دونوں ممالک اب اس سے زیادہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، جتنا زیادہ وہ اپنا اسٹریٹجک لیوریج لینا چاہتے تھے وہ لے چکے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ یہاں پہ خوشائن بات پاکستان کے لیے ان پرٹیکولر بنتی ہے کہ دیکھیں، ان دا کیس آف پاکستان، ایک ایسا اسٹیٹ جو کہ اکنامکلی فراجائل مانا جاتا تھا، جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس پہ ایک بڑی فالس چھاپ لگی ہوئی تھی، جو ٹیررزم کے زمرے کے اندر آیا ہوا تھا، سب سے بڑا وکٹم تھا ٹیررزم کا، تو وہ کس طرح سے پورا کا پورا ایک ری انوینٹ کر دی ہے انہوں نے ڈپلومیسی کی پلے بک، اور اس پیس کو بروکر کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں تھی، یہ پورا کا پورا ریجن اس سے افیکٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنلی چیزیں کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، اور آئی تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایک دو کی انسیڈنٹس ہیں جو کہ شاید ڈائریکٹلی فال نہیں کرتے ایران اور یو ایس کے ایکسچینجز کے بیچ میں، لیکن ان کا بڑا امپیکٹ ہے۔ سو فار ایگزامپل، نمبر 1 جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی پریزیڈنٹ جی پنگ کے ساتھ دورہ ہونے والا ہے، دیٹ از سم تھنگ جو کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بیکاز انہوں نے اوبیسلی واٹرز بھی ٹیسٹ آؤٹ کرنے ہیں کہ اب چائنا نے، کیونکہ بظاہر طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ڈیفینیٹلی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ تھا، امریکن رپورٹس یہ بھی کہہ رہی تھی کہ شاید کہیں ایران کو سپورٹ دی گئی ہے ملیٹریلی، جو انہوں نے بڑا اچھا دفاع کیا اپنا۔ سو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، ایک ایران نے جس طرح اپنے اے سیمیٹرک وارفیئر کو استعمال کیا ہے، یعنی کہ نہ صرف کائنیٹک میجرز جیسے کہ میزائل پروگرام ان کا، بلکہ جو ایک خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا تھا ایون اپنے یورینیم انریچمنٹ پروگرام کو لے کر، کہ وہ ان کی سب سے بڑی، جس چیز کی وجہ سے ان پہ سینکشنز لگی، وہ ان کے لیے سب سے بڑی اسٹریٹجک انشورنس بن گئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا انصر صاحب، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چائنا پہنچنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ڈرافٹ کر لیا جائے گا، جس کو 1 پیج ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے، تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا پہنچنا اٹ سیلف بہت سمبولک ہے اور اس سے پہلے کہیں نہ کہیں معاملات کو سلجھا لیا جائے؟
जी वो बिल्कुल इस तरह चाह रहे हैं, बिकॉज देखें अब ना जंगें बॉर्डर्स पे नहीं हो रही। अब जिस तरह से हम अब एक मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, तो ट्रंप ने रियलाइज़ कर लिया है कि नो डाउट उनकी इतनी बड़ी फौज, जिस पे उनको एटलीस्ट उनकी जो लास्ट चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उन्होंने कोई हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 से 7 मरतबा रिपीट करना पड़ा कि वी हैव द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। सो उस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये देखें तो वो जानते हैं कि शायद कहीं ना कहीं वो मशरिक़ वुस्ता में कहीं ये डर और खौफ फैला सकें अपनी फौज के बलबूते पे, लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर के मामले में वो इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख़ासकर क्योंकि एक बड़ा इम्पैक्ट आया है अपनी जो ये फ्यूल प्राइसेस थी, इस पूरे जो इम्पैक्ट आया है फ्यूल प्राइसेस की वजह से। आप ये रियलाइज़ करें कि जब ये वॉर शुरू हुई थी तो तकरीबन हम देख रहे थे कि $80 पर बैरल से लेके अब अगर 104 120 तक भी क्रॉस किया है, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट आता है यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। देखिए उसका मिड टर्म अभी आने वाला है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगेन अगर अपनी पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करना है, हमने ऑलरेडी देखा है कि उनका जो रिपब्लिकन वोट भी है उसकी पॉपुलैरिटी भी एक ऑल टाइम लो पे है। सो ये जो एक चाइना का दौरा, एक न्यू रीइटरेशन ऑफ पार्टनरशिप्स भी और अपनी एक स्ट्रेटेजिक देखें बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई ना कोई दिखाने के लिए भी एक वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉफी होनी चाहिए कि जी अब ये मुआहिदा भी मैंने कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना जी, हिस्टोरिकली वो एक ही डिड नॉट वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वॉर, ही वांटेड टू बी रिकग्नाइज्ड एज, वो तो मतलब बड़े मतलब होपफुल थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, जी मैंने गजा का मामला सॉल्व कराया है, मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई है। सो ये एक स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन थी उनके पार्ट पे भी, और अब उन्होंने देख लिया है कि अगर तो उनकी पेट्रो डॉलर की भी जो मोनोपोली है वो कितनी बुरी तरह अफेक्ट होनी थी। दूसरी चीज़ क्योंकि कि अगर येन में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जो चाइनीज़ करेंसी है युआन के अंदर अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, बल्कि जो हमने कुछ सुनी भी किससे। सो उसके अलावा आप ये देखिए कि कई जगह जहाँ ईरान के एसेट्स को अनफ्रीज करने की बात की जा रही है, तो वहाँ भी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी चाइना की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी भी पोजीशन मजबूत करके जानी है। राइट नाउ वो एक वीकर पोजीशन में अपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो ढंग वो सोच रहे थे, जो उनका एक कैलकुलेशन थी कि मैं 72 घंटे में पूरे का पूरा सिचुएशन टर्न अराउंड कर दूंगा, ना रिजीम चेंज हुई है, ना कोई दूसरा उनका एजेंडा सर्व हुआ है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का वो पूरी तरह कंट्रोल ले चुके हैं। सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी निशानदेही करता है कि एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है, और अमेरिका ने अब तो आई थिंक मोर देन एवर रियलाइज़ कर लिया है कि इट्स नो लॉन्गर यूनिपोलर वर्ल्ड के एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं दुनिया के अंदर। और फिर वी कैन सर्टेनली से कि चाइना हैज प्लेड वेरी स्मार्टली, कि जिस पे कंसर्न्स थे ज़ाहिर है ईरान को लेके भी, अब्बास इराक़ची का ईरान का चाइना का दौरा हो जाना, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद चल के चीन में पहुंचना, तो एक तरफ पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के टूटने की बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो लास्टली वेरी क्विकली बताइएगा कि हाउ सिंबॉलिक इज दिस कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना में मौजूद होंगे? जी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है, देखें, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ शो ऑफ पावर, उन्होंने किसी तरह अपनी भी पावर को एग्जर्ट करना है, और ये भी बताना है कि देखें अब जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक चाइना की अपनी सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान को भी ट्रंप वांट्स टू कीप एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन दिस अप्रोच, कि जहां वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ही ऑल्सो वांट्स टू बी एट द टेबल, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सीपैक 2.0 जहाँ से लॉन्च हुआ है, अफ्रीकन कॉरिडोर्स तक बातें हो रही हैं, सो डेफिनेटली इसके अंदर एक मेजॉरिटी जो है ना हिस्सा है उसका, ये एक इकोनॉमिक एंगल भी है, एक नैरेटिव का एंगल है, और जो तीसरी बात है वो सबसे ज़रूरी वो ये कि ऑलरेडी देखें अब वो ईरान ने भी अपनी इस तरह मिलिट्री कैपेबिलिटी शो कर दी है, चाइना के पास एक बहुत बड़ा आर्सेनल है, और अगेन मतलब ये डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं चाहेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक एक सिंबॉलिक। आज़ाद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
पहलगाम वाक़े के ड्रामे की आड़ में 21 अप्रैल से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी नजर आई। कौम के इसी इत्तेहाद, यकजहती और गैर मुतज़लज़ल एतमाद में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दुनिया की तेज़ तरीन और मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के खतरनाक S-400 दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। यहाँ तक कि न सिर्फ भारतीय राफेल तैयारों समेत कई जंगी तैयारे तबाह किए गए, बल्कि दुश्मन के ग्रिड स्टेशन, बिजली के निज़ाम और CCTV नेटवर्क तक को हैक करके पाक फौज ने अपनी जदीद वॉरफेयर सलाहियतों का लोहा भी बनवाया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ़ज़ा पर ऐसा कंट्रोल कायम किया कि भारत कई दिन तक अपने जंगी तैयारे आज़ादाना तौर पर उड़ाने में खौफज़दा रहा। यही वो मरहला था जहां दुनिया को पाकिस्तान की जदीद दिफाई सलाहियतों, JF-17 थंडर, मिसाइल टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई हिकमत अमली की असल ताकत का अंदाज़ा हुआ, जबकि 350 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम्स ने दुश्मन को हैरानी में मुब्तला करके रख दिया, जिसके सबब न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई साख मजबूत हुई, बल्कि जंग के बाद अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे भी पाकिस्तान के हिस्से में आए। इस तारीखी कामयाबी में पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर की हिकमत अमली और पाक फ़ज़ाइया के जुर्रतमंद और ज़ाहिर उनकी बहादुरी और शुजात ने कलीदी किरदार अदा किया, जबकि आलमी मीडिया भी इस जंग में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के गुण गाता रहा। इस हवाले से अमरीकी TV चैनल CNN ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की कि पाकिस्तान के हाथों फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे गिराए जा चुके हैं, जबकि भारत ने बौखलाकर इसराइली साख्ता ड्रोन तैयारों से पाक से ज़मीन पर दोबारा हमला करने की जसारत की। तो अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू करने का ऐलान कर दिया। जब पाकिस्तान ने फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल दागना शुरू किए, तो दरअंदाजी करने वाला मुल्क भारत बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बनकर रह गया। इसी हवाले से बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ की शाया करदा रिपोर्ट ने हर तरफ तहलका मचा दिया कि पाक भारत सरहद के ऊपर आसमानों में रूनुमा होने वाली फ़ज़ाई झड़प को आम फ़ज़ाई लड़ाई ना समझा जाए, बल्कि इसे मगरबी क़ुव्वतों के इमा पर भारत की फ़ज़ाई गलबे की ख्वाहिश की मुकम्मल नाकामी से ताबीर किया जाए। फिर इसी तरह पाकिस्तान के हाथों भारतीय जदीद जहाज़ों की ज़मीन बोस होने से मगरबी ताकतों का अपने ऊपर यकीन भी टूट कर रह गया। और इसी तनाजुर में बरतानवी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे से ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाला $25 करोड़ से ज़ायद मालियत का फ्रांस का तैयार करदा राफेल जंगी जहाज़ 7 मई से कबल दुनिया की नज़रों में नाकाबिल शिकस्त था, लेकिन राफेल तैयारे अपने हदफ पर हमलावर होने से कबल ही ज़मीन बोस हो गए। फिर ख़ास तौर पर 8 मई 2025 को पाक भारत कशीदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हुई जहाँ सिर्फ बॉर्डर पर गोलाबारी या फ़ज़ाई नकलो हरकत ही नहीं, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंफॉर्मेशन बयानिया की जंग भी खुलकर सामने आई। इसी रोज़ लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला और दीगर अहम पाकिस्तानी शहरों के ऊपर भारतीय ड्रोन्स की मौजूदगी की इत्तलात सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने 25 भारतीय ड्रोन्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। ये महज एक दिफाई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसने पाकिस्तान के मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को भी नुमाया किया। पाकिस्तानी दिफाई इदारों ने इंतहाई कम वक्त में सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हसास तनसीबात, अस्करी मराकज़ और शहरी आबादियों को महफूज बनाया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर दुश्मन के ड्रोन्स अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते तो सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मकासद नाकाम बना दिए। 8 मई की सबसे बड़ी कार्रवाई ये थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ अस्करी मैदान में ही नहीं, बल्कि सफारती और नफसियाती महाज पर भी बरतरी हासिल की, और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुसलसल मीडिया ब्रीफिंग्स के जरिए कौम और आलमी बरादरी को सूरत हाल से आगाह करती रही, जबकि भारतीय मीडिया में मुतज़ाद दावे, गैर मुसद्दिक़ा खबरें और मुबालगा आमेज़ बयानात गर्दिश करते रहे। इस फ़र्क ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादा मुनज़्ज़म, संजीदा और काबिल एतमाद बना दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक उस रोज़ पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन देखने में आई। जदीद रेडार सिस्टम्स, फौरी इंटेलिजेंस शेयरिंग और मरबूत कमांड एंड कंट्रोल ने यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद जदीद जंगी हिकमत अमली अपनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यही वजह है कि दुश्मन की ड्रोन हिकमत अमली, जिसका मकसद नफसियाती दबाव पैदा करना था, उल्टा खुद उसके लिए सुबकी का बाइस बनकर रह गई। फिर 8 मई के जंगी वाक़यात के बाद आलमी सतह पर जंग बंदी और सफारती हल की बातें मज़ीद तेज़ हो गई। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत दिफाई पोजीशन और फौरी रद्द-ए-अमल ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को वाज़े किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सरजमीन के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है, बल्कि किसी भी जारहियत का बरवक्त और मौसर जवाब देना भी जानता है। यूँ 8 मई का दिन सिर्फ एक अस्करी तसादुम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई तैयारी, मौसर हिकमत अमली, मजबूत असाब और कामयाब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक वाज़े मज़र बनकर सामने आया, जहां भारत का प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडे पर मबनी बयानिया कमज़ोर पड़ गया, जबकि पाकिस्तान ने मैदान जंग से लेकर सफारती महाज तक अपनी बरतरी साबित कर दी और यूँ
4 रोज़ा पाक भारत फ़ज़ाई झड़प का इख्तिताम पाकिस्तान की वाज़े कामयाबी से हुआ। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफारतकार मियां सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल, मई से 7 मई 2025 से पहले का पाकिस्तान और 7 मई 2025 इन पर्टिकुलर यूँ कह लीजिए कि जब ये मार्का हक कामयाब हुआ है, 10 मई 2025 के बाद के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? मुख्तसर लफ्ज़ों में तो मैं ये कहूँगा सफारती काया पलट गई है। पहले मेजॉरिटी हम माने या ना माने, हमें इंडिया जिस सूरत हाल की को सामने रख के हमें पेश करता था वो कि दहशत गर्दी हमारे अक्रॉस द बॉर्डर होती है, उसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते थे। अब वो सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल एक नई ज़िंदगी है, नया ब्रांड है और नया आना हमें नाम मिला है और वो हम पीस के हवाले से, सालसी के हवाले से देखे जा रहे हैं। और दूसरी बात जो थी जिससे हमें छुटकारा मिला, कुछ लोगों के ज़हनों में था कि इंडिया बहुत है ना बड़ा मुल्क है, उसकी तैयारी मिलिट्री बहुत ज़्यादा है और मोदी साहब बहुत सख्त है ना और जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं और मोदी का मैजिक हर जगह फैल रहा था। वो सारा मिलिया मेट कर दिया हमारी अस्करी क़यादत ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस ने। उनको राफ़ेल जिससे वो हमें डराते थे, 400S जिसको हमने चलने नहीं दिया ऑन टाइम पे और जिसके ऊपर बड़ी उनके तकिया था, वो सारा ख़त्म कर दिया। अब हमारा नया एक मकाम है और जो कि तसलसल है, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों की तरफ हम जो जा रहे थे, यकदम हमें एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ना मई 25 के ऑपरेशंस के और जो 12 दिन की जंग थी वो उसमें हमें मिला और लोगों ने हमें सराहा और कि हम खड़े हुए और डट के खड़े हुए और हमने उनको नाकामी के दी, उनको मिलिया मेट किया, उनको चने लोहे के चने चबाने पे मजबूर किया। ये बहुत बड़ी स्कीम है और अभी वो बाई स्टैंडर्ड है वर्ल्ड में जो इस वक्त सबसे बड़ी वाक़या हो रहा है मिडल ईस्ट का, उसमें वो कहीं नहीं है, जिसकी बिना पे उनको अपने मुल्क के अंदर भी खासी मज़ाहमत का और मज़ाहमती बयानात का बिल्कुल सही सर। क्या इस अचीवमेंट को विच इन इटसेल्फ बड़ी स्प्लेंडेड है, ज़ाहिर है, क्या इसको हम कन्वर्ट कर पाए, इफेक्टिव कन्वर्जन हो सकी? किस चीज़ में कन्वर्जन आप चाहते हैं? मैं कन्वर्जन हर तरीके से कह रहा हूँ, ज़ाहिर है, मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारा मसला कश्मीर है, उसको बावर कराने के लिए अमेरिका हो या अक़वाम आलम हो, उसके लिए फिर इन पर्टिकुलर ये पहलगाम इंसिडेंट जिसको हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, हम इम्पार्शियल इंक्वायरी का मुतालबा करते रहे, सब्सटेंशियल एविडेंस मांगते रहे, उन्होंने नहीं दी। क्या ये दुनिया को बावर करा सकें कि भारत को चाहिए कि ऐसे इतने घिनौना जो धंधा किया उसने पहलगाम के अंदर, उसका कोई एविडेंस लेके आए? अगर नहीं है तो फिर जो मासूम जाने गई हैं वो उनका कर्ज कौन चुकाएगा, उसका बदला कौन देगा? फिर उसके बाद ज़ाहिर है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी हमें वी नीड टू कन्वर्ट दिस अचीवमेंट कि जिसमें IMF प्रोग्राम है और दीगर इंटरनेशनल लेंडर्स भी। पाकिस्तान का जो फैक्ट्स पे मबनी, एविडेंस पे मबनी मुकदमा था वो बहुत अच्छी तरह लड़ा गया। इंडिया का झूठ के मलबे पे वो सारी उसने इमारत खड़ी की थी, वो ढह गई। उस वक्त भी पहलगाम का जो उसने ना किया, उसमें मासूम जाने गई, 26 लोग थे जो निहत थे और उनको सेपरेट करके मारा गया और वो पहले से मेरा ख्याल सोचा हुआ था, ये वो मंसूबा था उनका, वरना 5-10 मिनट में FIR कैसे काट सकते हैं और उसके अंदर आप इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं कि ये कंट्री इन्वॉल्व है। और उसके बाद जब आपसे सबूत मांगे जाते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि ये लोग कहाँ से आए। उसके बाद एक सब्सिक्वेंट एक्शन आप लेते हैं, उसमें 5-10 बंदे मार देते हैं, फिर उनकी लाशों को आप जला देते हैं और अभी तक 1 साल गुजर गया,
آپ کوئی نا ایویڈنس نہیں لائے، آپ نیوٹرل، پاکستان نے کہا کہ نیوٹرل سے کسی بھی نیوٹرل کنٹری سے آپ کروا لیں، اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں۔ اس سے پہلے پلوامہ میں ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بھی آفر کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں وہ نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کی، انہوں نے اپنا آپریشن کیا۔ اب وہ آپریشن کی اہمیت انہیں اٹھانی پڑی، ایک ان کی آرمی کو، نیوی کو، فضائیہ کو، اور پھر ان کی نیوی، آرمی، فضائیہ کی طرف سے جو ہمیں ان کے اخباروں کے ذریعے سے پتہ چلا، خاصی کرٹیسزم ہوتی رہی ان کے حکومت پہ بھی، اور اس سے ہمیں زیادہ کچھ پتہ چلا کہ جی ان کی حالت کیسی ہے، وہ نہیں جیسے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے تھے، حالانکہ ان کا دفاعی بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ اس سے تاثر دیتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی پاکستان پہ بہت کاری ضرب لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جو 7-8 اٹیک کیے اور اس میں ہمارا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اس میں سے 1-2 بیسز پہ بھی انہوں نے کیے، لیکن انہوں نے جو عوامی جگہیں تھیں، بلڈنگ تھی، مسجد تھی، اس جگہ پہ حملہ کیا۔ جب ہم نے جوابی حملے کیے تھے تو ہم نے کوشش کی تھی، بتا کے کیے تھے کہ ہم کریں گے، اور کوشش کی تھی کہ وہ ملٹری ریلیٹڈ ہو، کولیٹرل پرابلم ہے، ڈیمیج نہ ہو، اور اس کو ہم نے کر دکھایا۔ یہ انٹیگریشن جو تھی ٹیکنالوجی کی، گراؤنڈ پہ انٹیلیجنس کی اور فضائیہ سے، اور اس کے بعد فضائیہ میں جو ہمارے پائلٹ تھے، اور اس کے بعد آپریشن تھیٹر سے جو ان کو انفارمیشن ملتی تھی، یہ ایک ایکسیلنٹ قسم کی ورکنگ ہوئی تھی، جس کا ملٹری کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ ایک اسٹڈی ان اٹ سیلف ہو رہی ہے کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دوسرے ملک میں، حتیٰ کہ چائنا میں نہیں ہوا۔ اب اس کو کنورٹ ہم نے کیسے کیا، جو آپ کا مین کوشچن تھا، کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ فوقیت اور پرائرٹی رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہے جو ڈسپیوٹ ہے اور جو جنگ کا باعث بنتا ہے، وہ کشمیر ہے۔ اور کشمیر کا ہم یہ نہیں کہتے، ہم کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہتے کہ ہمیں لینڈ چاہیے، ہمیں اس سے ریور چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب، سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کے دباؤ کے ساتھ ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ایک بار پھر قومی بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ اس حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے حالیہ اجلاس میں سامنے آنے والے انکشافات نے نہ صرف حکومتی نگرانی کے نظام پر سوالات کھڑے کر دیے بلکہ عام شہری کی مشکلات کو بھی مزید نمایاں کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس حالیہ اجلاس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ نے جو تفصیلات پیش کی وہ تشویشناک ہیں۔ ڈریپ حکام کے مطابق گزشتہ 2 برسوں کے دوران بعض ادویات کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم از کم 31 اہم ادویات ایسی ہیں جن کی قیمتیں 100% تک بڑھ چکی ہیں۔ یہ اضافہ کسی ایک مخصوص شعبے یا کمپنی تک محدود نہیں بلکہ مجموعی طور پر فارماسیوٹیکل سیکٹر میں قیمتوں کے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ کمیٹی اجلاس میں یہ نقطہ بھی زیر بحث آیا کہ مختلف ادویات ساز کمپنیاں ہارڈشپ درخواستوں کے ذریعے قیمتوں میں اضافے کی منظوری حاصل کرتی ہیں۔ یہ درخواستیں اس وقت دی جاتی ہیں جب کمپنیز یہ موقف اختیار کرتی ہیں کہ پیداواری لاگت، درآمدی خام مال کی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں کمی کے باعث ان کے لیے موجودہ قیمتوں پر ادویات تیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ تاہم اراکین کمیٹی نے اس عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے اور ڈریپ سے تفصیلی ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین صحت اور معاشی تجزیہ کار اس صورتحال کو صرف ایک ریگولیٹری مسئلہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر معاشی چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق ادویات کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست عام شہری کی صحت تک رسائی کو متاثر کرتا ہے، خصوصاً وہ طبقہ جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال۔